हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग EMRS टीयर 2 TGT और PGT का जो सिलेबस जो NCERT से मैच होता है लाइक उसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। पहला अपना जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप सिलेबस आप लोगों ने पढ़ा होगा लाइक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, CPU, मेमोरी, यूनिट्स ऑफ मेमोरी। तो ये एग्जैक्टली आपके सिलेबस में भी मेंशन्ड है। तो हम लोग एज अ बेसिक सोर्स इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। फर्स्ट, द कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स इनपुट एंड देन इट प्रोसेस इट एंड जनरेट द रिजल्ट। तो ये सबको पता है कि इनपुट होता है, आउटपुट होता है, और बीच में इनपुट पर कुछ प्रोसेसिंग होता है जिसके कारण आउटपुट होता है, एंड दैट इज़ द वर्क ऑफ अ कंप्यूटर। नाउ व्हाट इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम में याद रखें आप कि इसमें कुछ यूनिट्स होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे CPU हो गए, मेमोरी हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए और स्टोरेज डिवाइसेस हो गए। सो दीज आर द कंप्यूटर सिस्टम। और हमारा सिलेबस का जो पार्ट है ना वो है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। तो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा व्हाट इज़ कंप्यूटर सिस्टम, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ये सारा कंपोनेंट लिखना पड़ेगा। इट्स नॉट ओनली कि कंप्यूटर का डेफिनेशन लिख दिया। कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, ऑल दिस कंपोनेंट्स। तो ये एक बेसिक कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का, और ये आप डायग्राम बना सकते हैं। अगर 4 मार्क्स का पूछता है तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं इसमें। तो ये इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, और इसके अंदर हो गया प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क हो गया। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये सबसे पहले आपको याद हो जाना चाहिए ये डायग्राम कि इनपुट होता है, आउटपुट होता है, और प्राइमरी कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। प्राइमरी मेमोरी के जस्ट ऊपर होता है सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी, दैट इज आउटसाइड ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बट ये ब्लॉक डायग्राम को एटलीस्ट हमें याद रखना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को प्रोसेसर भी कहा जाता है। अगर MCQ है तो MCQ में पूछ सकता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज ऑल्सो नोन एज प्रोसेसर। अब देखते हैं कि जो CPU होता है वो डेटा को कैसे इनपुट लेता है और क्या प्रोसेस करता है और कैसे वो आउटपुट देता है। तो इस छोटे से पैराग्राफ में यही बताया है, तो इसको मैं आपको ये डायग्राम से बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन या डेटा होता है ना, वो इंस्ट्रक्शन और डेटा CPU डायरेक्ट नहीं ले लेता है, ये एक प्रोग्राम के थ्रू जाता है। सपोज हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिखा है एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, एक प्रोग्राम लिखा कि एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस है एडिशन या 2 नंबर का जोड़ना है, तो दैट विल गो थ्रू द प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम को फेच करेगा CPU फेच करेगा अपने मेन मेमोरी में और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। सो सपोज यहाँ एडिशन परफॉर्म करना था तो इट विल परफॉर्म द अर्थमेटिक ऑपरेशंस, दैट इज डन बाय अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, राइट। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि अब ये जो पार्टिकुलर प्रोसेसिंग हो रहा है लाइक द प्रोसेसिंग ऑफ एडिशन लाइक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और अदर भी जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उसके बीच में प्रोसेस में हो क्या रहा है आखिर। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो डेटा और इंस्ट्रक्शन आया कहाँ से आया, इस प्रोग्राम से। हमने पढ़ा ना कि इस प्रोग्राम में डेटा और इंस्ट्रक्शन है, तो वो प्रोग्राम ये प्रोग्राम से जो डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आया, वो डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को पहले ये स्टोर करता है अपने रजिस्टर्स में। रजिस्टर भी एक CPU का पार्ट होता है। एक्चुअली ये मेन मेमोरी का ही पार्ट होता है, ये प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट होता है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये एक डायग्राम है ये देखिए। प्राइमरी मेमोरी में 3 पार्ट हैं। सबसे पहला कौन है, मेन मेमोरी है, फिर रजिस्टर है, फिर कैशे मेमोरी है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी प्रोग्राम होता है ना वो मेन मेमोरी में आता है। मेन मेमोरी में आया वो प्रोग्राम, फिर मेन मेमोरी से जाता है रजिस्टर में जो कि CPU के अंदर ही होता है, ठीक है। एंड दैट इज़ फास्टर, दैट्स वाई जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो इस प्रोग्राम से आए वो कहाँ स्टोर हो जाते हैं, रजिस्टर्स में स्टोर हो जाते हैं। दैट इज़ द पार्ट ऑफ अ CPU, ओके। फिर सेकंड पार्ट जो यहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कंट्रोल यूनिट के बारे में। तो कंट्रोल यूनिट का फंक्शन देख लेते हैं क्या है। तो कंट्रोल यूनिट का अगर आ जाए ना कि व्हाट इज़ कंट्रोल यूनिट, तो सबसे पहले क्या करता है ये कि ये सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन करता है। जैसे कोई भी इंस्ट्रक्शन आया ना, ये प्रोग्राम है अपना, तो इसमें अलग अलग इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। तो अलग अलग सीक्वेंस के इंस्ट्रक्शंस है इसमें, तो ये किस सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है
ये बताता है कंट्रोल यूनिट, राइट। जस्ट अ मिनट, ओके चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिर पहला पहला इसका फंक्शन क्या है कि सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। सो द कंट्रोल यूनिट पहला याद रखेंगे सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन। सेकंड इज इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शंस को भी तो इंटरप्रेट करना पड़ेगा ना कि एक्चुअली व्हाट इंस्ट्रक्शन इज सेइंग। फॉर एग्जांपल यहाँ इंस्ट्रक्शन ने बोला था एडिशन करने के लिए, राइट। तो इंस्ट्रक्शन ने एडिशन करने के लिए बोला था तो पहले ऐड करेंगे उसको, ठीक है। सो फर्स्ट इज सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन एंड देन ऑल्सो द इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस एंड अदर इज द गाइड डेटा फ्लो। अब डेटा फ्लो क्या होता है, तो हम लोगों ने देखा था कि एक सीपीयू के अंदर मेमोरी है, एएलयू है और बाहर देखा जाए तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, तो सब में कोऑर्डिनेट करना है। तो सब में कोऑर्डिनेशन कौन करेगा, तो ये कंट्रोल यूनिट करेगा। तो ये कंट्रोल यूनिट ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन हो या इंटरप्रिटेशन हो या डेटा कैसे फ्लो होगा सीपीयू में, सीपीयू से इन आउटपुट में या इनपुट टू सीपीयू में, ये सब डिसाइड करता है कौन, कंट्रोल यूनिट। ओके, तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखते हैं अपना इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस आपने पढ़ा है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि द डिवाइसेस विच कंट्रोल सिग्नल्स आर सेंट टू अ कंप्यूटर आर टर्म्स एज द इनपुट डिवाइसेस। दिस डिवाइसेस कन्वर्ट द इनपुट डेटा इनटू अ डिजिटल फॉर्म। तो जो भी इनपुट डेटा होता है ना उसको पहले डिजिटल फॉर्म में होता है, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो डिजिटल फॉर्म को ही एक्सेप्ट करता है। तो अगर इसका डेफिनेशन आ गया इनपुट डिवाइसेस का, तो सिंपल है सोचना है कि सम कंट्रोल सिग्नल आर कमिंग, सो दैट कंट्रोल सिग्नल आर कन्वर्टेड टू द डिजिटल फॉर्म्स। एक्चुअली दे आर इन एनालॉग फॉर्म, सो इट इज़ कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, और डिजिटल फॉर्म को ही एक्सेप्ट करता है अपना कंप्यूटर, 0 और 1 जो बाइनरी डिजिट होता है। तो ये तो डेफिनेशन हो गया इनपुट डिवाइसेस का। सो आपको अगर क्वेश्चन आता है इनपुट डिवाइसेस पर तो ऐसा डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे अगर आप लिखेंगे कि हाँ द कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर विच विल टेक द इनपुट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस, दैट विल नॉट वर्क। इनपुट डिवाइस एग्जांपल्स हमने पढ़ा है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, टच स्क्रीन हो गया। अब इसको मैं समझाने नहीं जा रहा हूँ क्या है, बट यू शुड जस्ट रिमेंबर कि अगर सब्जेक्टिव लिखने को आ गया तो 3-4 याद रहे, टच स्क्रीन याद रहे, स्कैनर याद रहे, कीबोर्ड माउस ऑलमोस्ट सबको याद रहता है, ठीक है। अब देख लेते हैं आउटपुट डिवाइसेस क्या है। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है कि डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर प्राइमरी डिस्प्ले, फिजिकल प्रोडक्शन एटसेट्रा इज कॉल्ड द आउटपुट डिवाइसेस। ऑब्वियसली जो भी डेटा प्रोसेस हुआ है और जो स्क्रीन पर बाहर आएगा या किसी डिवाइस के थ्रू बाहर आएगा, जैसे स्पीकर के थ्रू बाहर आया या प्रिंटर के थ्रू प्रिंट हुआ, दैट इज़ कॉल्ड द आउटपुट डिवाइसेस। तो ये 4 एग्जाम्पल याद रखेंगे हम लोग कि डिस्प्ले मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर एंड 3D प्रिंटर, राइट। अब आगे देख लेते हैं हम लोग, आगे देख लेते हैं कि ये प्रिंटर इज ऑल्सो आउटपुट डिवाइसेस। और अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ कि 3 टाइप्स ऑफ कॉमन यूज्ड प्रिंटर्स आर देयर, दैट इज इंकजेट प्रिंटर, लेज़र जेट प्रिंटर एंड द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। तो लेज़र जेट तो हम लोगों ने देखा ही है, लाइक जो फोटोकॉपी की दुकान में होते हैं, बट नाउ वी विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द इंकजेट एज वेल एज द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इसका एक छोटा सा मैंने डेफिनेशन बताया है। एक इंकजेट प्रिंटर है अपना और एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, और इस पैरामीटर पर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है कि ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। इंकजेट इज नॉन इम्पैक्ट एंड डॉट मैट्रिक्स इज इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटिंग मेथड क्या है इसमें, द स्प्रे लिक्विड इंक इज यूज्ड एंड द पिन स्ट्राइक इंक रिबन। इसमें एक रिबन होता है और वो जो पिन होता है उसको स्ट्राइक करता है, और इसके स्ट्राइक से जो डॉट क्रिएट होता है उससे बनता है अपना डॉट मैट्रिक्स का प्रिंटर का जो भी प्रिंट होता है। फिर क्वालिटी देखा जाए तो इसका क्वालिटी जनरली इंकजेट का हाई होता है और इसका लो होता है। दैट इज नॉइजेस में देखा जाए तो ये क्वाइट होता है, ये नॉइजी होता है। स्पीड इज जनरली मॉडरेट। नॉन इंकजेट प्रिंटर में जो स्पीड होता है वो मॉडरेट होता है और इसमें स्लो होता है डॉट मैट्रिक्स में। फिर इसका कॉस्ट देखा जाए तो लो इनिशियल था बट हाई इंक कॉस्ट एक्चुअली इंक का ही कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है, बट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में इसका ओवरऑल जो कॉस्ट होता है वो कम होता है,
ठीक है, कलर प्रिंटिंग यस, मोस्टली नो। चलिए ये डेफिनेशन आप इग्नोर कर सकते हैं, मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस है। पेपर यूज क्या होता है, प्लेन फोटो पेपर, इसमें कंटिन्यूस पेपर यूज़ होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कंटिन्यूस पेपर यूज़ होता है। अगर ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बन गया कि विच अमंग द फॉलोइंग यूजेस कंटिन्यूस पेपर, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर लगाना है। फिर ये इसका यूजेस दिया हुआ होम ऑफिस फ़ोटोज़, इसमें बिल रिसिप्ट फॉर्म, वो डॉट मैट्रिक्स से होता है। आपने देखा है ना बिलिंग का, कभी लाइक क्या बोलते हैं, कैंटीन गए होंगे तो वहाँ बिलिंग होता है, या कोई शॉप में जा रहे हैं तो दैट यूजेस डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, राइट। तो ये हो गया अपना प्रिंटर का, हो गया इंकजेट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। लेज़र जेट तो हम लोग जानते हैं। फिर आगे देखते हैं हम लोग 3D प्रिंटर। तो 3D प्रिंटर क्या होता है कि इसका मेन फंक्शन अभी है क्या, कि बिल्ड फिजिकल रेप्लिका फॉर डिजिटल 3D डिज़ाइन। तो डिजिटल 3D डिज़ाइन का ये फिजिकल रेप्लिका बनाने में यूज़ हो रहा है आजकल 3D प्रिंटर भी। तो ऑल आर आउटपुट डिवाइसेस, इतना ही बस बताना था आपको मुझे। अब आगे हम लोग देख लेते हैं इवोल्यूशन। अब ये थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गया है, सॉरी फॉर दैट। आगे हम लोग देख लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, तो ये डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। तो कंप्यूटर का इवोल्यूशन में लाइक 500 BC पहले ही एबेकस का डेवलपमेंट हो गया था। दैट इज़ लाइक 500 BC इज मोर देन 3000 ईयर्स बैक, नियरली 3000 ईयर्स बैक। फिर पैस्कलाइन 1642 में ब्लेस पास्कल ने इन्वेंट किया था। ये मैकेनिकल कैलकुलेटर है पैस्कलाइन। तो ब्लेस पास्कल ऐसे नाम से भी आप पहचान जाएंगे अगर आया कि हु डिस्कवर्ड पास्कल कैलकुलेटर, सो ब्लेस पास्कल होगा उसका। ये याद रखना है, सबको याद भी होगा। चार्ल्स बेबेज एनालिटिकल इंजन 1834 में बना था। दैट वाज द फर्स्ट एनालिटिकल इंजन ऑफ मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस था, इसलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। जिसमें क्या होता था ना कि इनपुट ले सकते थे, उस इनपुट को प्रोसेस कर सकते थे, स्टोर कर सकते थे और डिस्प्ले कर सकते थे। और एग्जैक्टली वही तो आज का ये मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, वो भी तो वही कर रहे हैं ना, इनपुट ले रहे हैं फिर प्रोसेस कर रहे हैं, जो ऊपर हमने पढ़ा था सीपीयू का, और फिर आउटपुट दे रहे हैं। सो दैट्स वाई एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड एज वन ऑफ द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिवाइस, राइट। फिर एक है टेबुलेटिंग मशीन। हरमन होलेरिथ जो थे उन्होंने ये टेबुलेटिंग मशीन को डिज़ाइन किया था। और इसमें जनरली क्या होता था कि जो डेटा स्टोर होता था ना पंच कार्ड पर, उसको समराइज करता था। पंच कार्ड पहले क्या होता है कि अभी तो डायरेक्ट हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई भी प्रोग्राम रहता था तो अब तो डायरेक्ट रन कर देते हैं हम लोग, बट पहले क्या होता था कि उसको पंच कार्ड में इनपुट देना पड़ता था और वो पंच कार्ड को डाला जाता था। सो जो होल होता था उसमें उसके थ्रू ये बोलते हैं कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता था, ठीक है। ये पूछेगा नहीं आपसे कि पंच कार्ड क्या है, जस्ट रिमेंबर कि टेबुलेटिंग मशीन है वो हरमन होलेरिथ ने डिज़ाइन किया था, बस। फिर एक है जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर विच आर कैपेबल स्टोरिंग डेटा एज वेल एज द प्रोग्राम इन द मेमोरी, ठीक है। तो इसके लिए पहले आप एक चीज़, ये क्वेश्चन याद रखें आप कि ईडीवैक और इनियाक का क्या मतलब फुल फॉर्म है। तो यहाँ पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। इनियाक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और ईडीवैक का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं इंटीग्रेटेड ये ट्रांजिस्टर। 1947 में ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया था, तो आपको याद रखना है ट्रांजिस्टर आया था 1947 में। फिर उसके बाद 1970 से हम लोग जो आईसी बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट है, वो हर शेप एंड साइजेस में आने लगा। आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन शेप में आया, VLSI या वेरी स्मॉल वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बारे में आगे हम लोग देखेंगे। फिर देख लेते हैं, ये देखिए वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है ना, ये इनपुट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके अंदर मेमोरी और ये आउटपुट, ये नया आर्किटेक्चर है। लाइक वॉन न्यूमैन का जो आर्किटेक्चर है इस पर ही अपना मॉडर्न कंप्यूटर जो है ना वो बेस्ड है। जिसमें क्या होता है कि जो डेटा है या जो प्रोग्राम है वो कंप्यूटर में ही स्टोर होता है। प्रोसेसिंग एंड द लॉजिकल इंस्ट्रक्शन मेमोरी एंड स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम इनपुट आर्म डिवाइसेस आर कम्युनिकेशन चैनल टू सेंड रिसीव द आउटपुट डिवाइसेस, ओके। ये तो चलिए हो जाएगा। इन्हीं का फुल फॉर्म मैंने बता दिया आपको। फिर देख लेते हैं आगे कि 1970 से क्या होने लगा कि लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, LSI का फुल फॉर्म याद रखेंगे आप, अलाउड इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट CPU,
Large scale integrated circuit electronic circuits allowed integration of complete CPU into a single chip कॉल्ड एज माइक्रो प्रोसेसर। फिर माइक्रो प्रोसेसर्स का कॉन्सेप्ट आया आगे, जिसमें CPU जो है दे कैन बी फिट इनटू अ सिंगल सर्किट, नॉट सर्किट, सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है। फिर एक है मूरेज लॉ। मूरेज लॉ क्या किया ना कि प्रिडिक्ट किया कि जो नंबर ऑफ जो ट्रांजिस्टर्स होगा वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा आने वाले सालों में। और हम लोगों ने देखा ना कि 1947 के बाद ट्रांजिस्टर्स तो रिप्लेस कर चुका था वैक्यूम ट्यूब को, और ये ट्रांजिस्टर जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर भी आने लगा था सब कुछ। तो फिर जैसे जैसे ट्रांजिस्टर्स का नंबर बढ़ने लगा तो मूरे ने, जो कि ही वाज वर्किंग फॉर गोड लाइक इंटेल कोऑपरेशन, तो उन्होंने बोला कि एक प्रिडिक्शन किया वैसा कि एवरी सेकेंड ईयर द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स विल बी डबल्ड। अब जैसे इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं ये कि आपने देखा कि 1950s में इनिशियल फेजेस में नंबर ऑफ जो ट्रांजिस्टर्स थे वो पर आईसी कम थे पहले। फिर धीरे धीरे अगर हम 1970s में आते हैं तो ये देखिए बढ़ते जा रहा है, और आगे 80s में आते हैं तो और बढ़ते जा रहा है, ऑलमोस्ट डबल होते जा रहा है, और मोर देन आई थिंक डबल होते जा रहा है 2000 में। अगर ये 2010 में देखें तो अब देखिए कितना बढ़ चुका है। इन 2020 एंड ऑनवर्ड्स इट्स स्टिल गोइंग ऑन। सो एक इंटीग्रेटेड सर्किट्स पर हम लोग जो लाइक द मशीन्स, जो पहले CPU थे, जो रूम इतने बड़े होते थे, अब एक सर्किट्स पर आ सकते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट पर आ सकते हैं। तो आप ये बस याद रखेंगे मूरे लॉ क्या प्रेडिक्ट करता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स दैट कुड बी असेंबल्ड इन अ सिंगल माइक्रोचिप, राइट। तो याद रखना है कि मूरे प्रेडिक्ट क्या किया ट्रांजिस्टर्स के एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पर एज द टाइम पासेस और थ्रू द इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोचिप, कैसे कैसे इवॉल्व होगा माइक्रोचिप उस पर। फिर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आपको पता है क्या है, मॉनिटर। ठीक है। बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड अदर प्लेस ऑफ कंप्यूटर्स विथ ओनली कमांड लाइन इंटरफेस यूनिक्स एंड डॉस। ये सिंपल से वही बात बोल रहा है कि स्टार्टिंग में जो हमारे कंप्यूटर्स आते थे वो यूनिक्स और डॉस बेस्ड आते थे, बट जैसे फिर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का लाइक ज़माना आया तो उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर्स के डिमांड बढ़ गए। और सबसे पहला जो 1981 में, हाँ 1981 में पहला पर्सनल कंप्यूटर IBM ने बनाया था। अगर ये MCQ में आ जाए कि पहला पर्सनल कंप्यूटर किसने बनाया था, तो IBM ने 1981 में बनाया था और एप्पल ने मैकिन्टॉश 1984 में लाया था पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। फिर आगे इसमें यही बोल रहा है कि लाइक एज द टाइम प्रोग्रेस, उसके बाद लैपटॉप्स आ गए हैं, PCs तो आ ही गए थे, स्मार्टफोन्स आ गए, टैबलेट्स आ गए। सो दिस इज सेइंग अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स इन डिफरेंट फॉर्म। इवन द स्मार्ट वॉचेस दे आर ऑल्सो अ कंप्यूटर। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, आज के लिए आई थिंक इतना रखते हैं, और आगे हम लोग कंप्यूटर मेमोरी देखेंगे। Okay, thank you for joining.